साद रफीक साहब को 2 साल तकरीबन पाबंद सलासल रखा, वहां तो कोई किसी का आंसू भी नहीं टपका और किसी ने यह भी नहीं कहा कि मुझे दवाई चाहिए, जो कि नहीं दी गई। ऐसी बहादुरी कहां की? मैं कहता हूं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। इंसान वो बात करे जो अगर दूसरे के लिए करे ये सोच के कि कल अगर मुझ पे पड़ जाए तो क्या हो। मुझसे पूछें तो मैं कहता हूं नैब, इमरान खान की नैब देखें, पहले 90 दिन के लिए पकड़ते थे, बंद करते थे, फिर कहते थे अगली बात करेंगे। क्या एक भी हमने नैब में किसी को पकड़ा? इसलिए कि जब ताकत में इंसान आ जाए और अपनी ताकत को इस्तेमाल करके ज्यादती करे तो अल्लाह ताला की पकड़ हो जाती है। ना किसी को जेल में डाला। नैब का अपना कानून है, वो अपना कानून देखेगी कि किसको डालना है किसको नहीं डालना। मैं तो शेख रशीद साहब पे हैरान हूं। कहते थे मेरी ससुराल है जेल, कल भाग गए वहां पिंडी में, जब देखी वैन दौड़ गए। और वो थे कि एक पुलिस के जवान के सीने पे माथा रख के रोने शुरू हो गए। ना ऐसा किसी के लिए सोचना चाहिए, ना कभी ख्वाहिश भी करनी चाहिए। जिस जगह इमरान ने पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया, ये कम से कम 4-5 साल चाहिए उस जगह लाने के जिस जगह 2018 में नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग की हुकूमत छोड़ के गई। हम आला अदलिया से भी तवक्को रखते हैं, जब उंगलियां उठनी शुरू हो जाएं तो मुअज़्ज़ज़ माशरे में जज साहिबान भी अपने आप को अलहदा कर लेते हैं। हमारे आला अदलिया में बाकिरदार बाउसूल जज साहिबान भी हैं, मगर ऐसे जज साहिबान भी हैं जिनको सोचना चाहिए कि जब उन पर तनकीद होनी शुरू हो गई तो उनको ये सोचना चाहिए कि उसकी वजूहात क्या है। और इंसाफ ना सिर्फ मिलना चाहिए मगर नजर भी आना चाहिए इंसाफ मिलते हुए। आज वो लोग जिन्होंने 2018 में आरटीएस बंद किया, जिन्होंने मुख्तलिफ जमातों के लोग तोड़ के और पीटीआई में शमूलियत कराई, आज वो भी सोचते होंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म किया और पाकिस्तान को किस मुश्किल में लाके खड़ा हुआ। इसलिए कि जब वो घर जाते होंगे, सोते होंगे, लेटते होंगे, सोचते जरूर होंगे कि इस गुनाह में उनका कितना बड़ा हाथ है। वो जिन्होंने ये किया आज अल्लाह ताला से माफी मांगे, क्योंकि जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का वो इतना ज्यादा नुकसान हो गया जितना शायद हम तवक्को भी नहीं रखते थे। हम चाहते हैं जो कुछ हो कानून और कायदे के मुताबिक हो, आइन की पासदारी रखी जाए, आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि कोई आके असेंबलियों में जो कानून बनाए गए हैं उनको पामाल करें, और हम नहीं चाहते कि किसी और पे तनकीद करें। मगर ये दो तरफा है। अगर आप किसी पे गलत उंगली उठाएंगे तो आपके ऊपर भी उठेगी, और अगर आप अपना काम करेंगे तो फिर कोई भी आप पे उंगली नहीं उठा सकता। तो मेरी पाकिस्तान के हर इदारे से इस्तदा है, अपना काम कीजिए, इंसाफ से कीजिए, पाकिस्तान का सोच के कीजिए। पिछला लीडर जब पेशावर में दहशतगर्दी का हमला हुआ तो मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की इजाजत से मैंने पीटीआई को किया कि यह कौम को मुत्तहिद और इकट्ठा होने की जरूरत है। 100 से ज्यादा लोग
शहीद हो चुके हैं, दहशत गर्दी बढ़ रही है। पेशावर में आए, बैठे, बात करें ताकि पाकिस्तान मुत्तहिद नजर आए। मुझसे जिन दोस्तों ने बात की पीटीआई के, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है बैठने का, मगर जब उन्होंने अपने लीडर से बात की तो उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा इनके साथ। एक तरफ पाकिस्तान का मफाद था और दूसरी तरफ उसकी अना थी। उसने अपनी अना की खातिर, अपनी जात की खातिर इनकार कर दिया पेशावर आने से, बल्कि कोई एक टीम भेजने से भी इनकार कर दिया। क्या ऐसे लोग जो पाकिस्तान से ज्यादा अपनी जात को अहम समझते हैं, उनको हक है कि पाकिस्तान की बागडोर वो संभालें? जिनके जहन मफलूज हो जाते हैं अपनी जात से आगे सोचने को, जिन्होंने अदलिया का मजाक बना दिया, 14 वक्त दिए गए, आज आ जाए, कल आ जाए, सुबह आ रहा हूं, दोपहर को आ रहा हूं, रात को आ रहा हूं, ये पहले कभी नहीं देखा गया था। ये जो कुछ हुआ, ये अदलिया को इज्जत देने के बजाय उनसे खिलवाड़ हुई और उस लाडले को फिर भी ढील मिली। मगर लाडले को जब अल्लाह ताला की पकड़ हो जाए तो ढील नहीं मिल सकती। मैं यकीन से कहता हूं, वक्त दूर नहीं जब एक एक चीज आपके सामने आ जाएगी। एक बादशाह ने एक पाकिस्तान के वजीर आजम को एक तोहफा दिया, और वो तोहफा इमरान खान को नहीं दिया था, वो वजीर आजम पाकिस्तान को दिया। और उसके ऊपर बना क्या था? खाना काबा की तस्वीर बनी थी। इन्होंने उसका भी सौदा कर लिया। इनके लिए उस चीज की अहमियत नहीं थी जिसको हम चूमते हैं। खाना काबा की तस्वीर देखते हैं तो हम उसको चूमते हैं। इस शख्स को उसकी भी अहमियत नहीं थी, वो भी बेच दिया। क्या सोचते होंगे सऊदी अरेबिया के वली अहद कि इनके लिए पैसे के अलावा कोई चीज नहीं। अहमियत और तोहफे की अहमियत तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि तोहफा लो और तोहफा दो, ताकि इससे मोहब्बत बढ़ती है। उसने तो मोहब्बत को भी बेच दिया, उसने तोहफे को भी बेच दिया, उसने उस घड़ी को भी बेच दिया जो पाकिस्तान को मिली थी, इमरान खान को नहीं मिली थी। तोशा खाना केस, उसकी बेटी का केस, फॉरेन फंडिंग का केस, तारीख पे तारीख, और नवाज शरीफ का केस तो डे टू डे हियरिंग और मॉनिटरिंग जज जो मॉनिटर करेगा कि लेट नहीं हो रहे, देर तो नहीं हो गई, तेजी करो, जल्दी करो। और अब उसकी बेटी के केस में भी तारीख, फॉरेन फंडिंग में भी तारीख, और तोशाखाना में भी तारीख। मगर मैं यकीन से कहता हूं कि वो वक्त दूर नहीं जब ये दायरा तंग होता जाएगा और हम इल्तिजा करेंगे आला अदलिया से कि वो लार्जर बेंच बनाएं, और जो 2 जज साहिबान जिनके ऊपर उंगलियां उठी, और वो जज साहिबान जिनकी ऑडियोज, वो जज साहिबान जिनके बारे में अखबारों में, टीवी में बार काउंसिल ने रेफरेंस फाइल कर दिए, उनको चाहिए कि खुद से ये कह के अलहदा हो जाए बेंच से कि हमारे ऊपर उंगली उठ गई। और वो जज साहिबान जिन्होंने तकरीबन 100% फैसले मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के खिलाफ दिए, उन जज साहिबान का बार बार बैठना और सीनियर जजेस का ना बैठना, ये एक सवालिया निशान उठता है। अगर ये कोई और मुल्क होता तो जब कोई उंगली उठा ली जाए किसी जज पे, वो तो खुद ही कह देते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंसाफ की खातिर यही होगा कि वो 2 जज साहिबान अपने बेंच पे बैठने से माजरत कर लेंगे। और कहते हैं कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं,
इलेक्शन से भाग रहे होते तो आप और हम इकट्ठे बैठे होते। ये इलेक्शन कैंपेन नहीं तो और क्या है। मुस्लिम लीग नून 2002 के इलेक्शन से नहीं भागी थी। मुशर्रफ साहब थे, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे। हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता था। हम 19 लोग असेंबली में आए थे, मगर इलेक्शन छोड़ा नहीं था, इलेक्शन से बाहर नहीं गए थे। और आरटीएस जब हुआ, आरटीएस में बंद किया गया, किए गए और इमरान को सेलेक्ट किया गया। जो लोग उसकी मोहब्बत में मुब्तला थे, आज ही वो उसका निशाना है। और नतीजा क्या निकला कि जिसने इमरान खान पे एहसान किया, इमरान ने उसी से बदला लिया। ये चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे अलीम खान हो, चाहे जनरल बाजवा हो, कोई भी हो, जिसने उस पे एहसान किया, उस पे ही उसने वार किया। तो ये याद रखें, एहसान तो बड़े लोग करते हैं, इमरान तो किसी पे एहसान क्या करेगा। अल्लाह ताला इस मुल्क पे एहसान करेंगे ऐसे लोगों से निजात दिलवा के, जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी जात की खातिर मुश्किलात में धकेल दिया। इंशाअल्लाह इलेक्शन आज हो, कल हो, महीने के बाद हो या 4 महीने 6 महीने के बाद हो, ये इलेक्शन कैंपेन का ही हिस्सा होता है, अवाम में जाना और अवाम में घुलना मिलना। तो मैं मियां शबीर साहब, मलिक वहीद साहब, बाबर साहब, इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन दोस्तों से कहता हूं कि खिदमत करके अवाम की ये अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें। वोट जिसने देना होगा जरूर देगा, प्यार से दलाइल से उसको मनाएं। जबरदस्ती कभी किसी से के दिल नहीं जीता करती। और हमारे पास देने को होता क्या है, हम एक दूसरे को इज्जत दे सकते हैं, और वो इज्जत कम से कम पीटीआई वालों ने ना सिखाई है ना सीखी है। हम उसको वापस उसी रवायत में लाना चाहते हैं कि अगर सियासी इख्तलाफ हो जरूर करें, मगर गालम गलोच ना अपनी नौजवान नस्ल को सिखाएं और ना इसको फैलाएं। तो मैं इंशाअल्लाह आखिर में ये कहूंगा कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ वापस ला रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द हम तवक्को रखते हैं अदलिया से कि इमरान खान के करप्शन के केसेस का भी फैसला एक आधे माह में हो जाए इंशाअल्लाह। और हम ये भी तवक्को रखते हैं कि महंगाई को कम करने के लिए जो कुछ हम कर सके इंशाअल्लाह वो करेंगे, चाहे वो आटे की शक्ल में हो, चाहे 300 यूनिट बिजली को सस्ता करने में हो, या जो भी कर सके। मगर मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को है। जो 2018 में बाजवा साहब और इमरान ने बुनियाद रखी, उस बुनियाद को बाजवा साहब तो आज याद करते होंगे, मगर इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। और इंशाअल्लाह वक्त जरूर लगेगा, मगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो हैं उन जैसा कौम दुनिया में कोई नहीं। जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो मुश्किल हालात में जीना भी जानते हैं। और इंशाअल्लाह मुश्किलात हमेशा नहीं रहती और बेहतर वक्त आते हैं। तो मुश्किलात इमरान खान और उसकी जमात के लिए और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छे दिन आगे आ रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। यार छाड़ दे नाज़म केड़ा पीटीआई के यार तो खोले आप क्या इसे कहें खोले ना मैच चालू करना बेटा पीछे
نہیں یار نہیں کھلا یار پہلے تو کھوا میں ادھر آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ عدلیہ پہ حملہ کر رہی ہے. اگر الیکشن سے فراری ہے تو یہ الیکشن کیمپین نہیں تو اور کیا ہے. دوسرا, عدلیہ سے اپنا حق مانگنا ہمارا فرض ہے. ہم نے یہ موو کیا ہے کہ 2 ججز متنازع ہو گئے, آپ ان کو وہاں سے ہٹا دیں. یہ حملہ ہے. حملہ تو وہ ہوتا ہے کہ گالم گلوچ دو, جس طرح وہ باجوہ صاحب کو آج کل دے رہے ہیں خان صاحب. یار جس طرح وہ باجوہ صاحب کو گالم گلوچ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ وہ حملہ کرتے ہیں, جوڈیشری پہ وہ حملہ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن پہ وہ حملہ کرتے ہیں. کوئی رہ گیا جس پہ حملہ نہیں کرتے؟ یار بند کرو جی. دیکھیں حالات پہ بھی تو ہوتا ہے. کیا آپ کے پی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو عمران خان صاحب کی حکومت میں وہاں سی ٹی ڈی تھی جس کو اربوں روپے ملا, اس پہ کام کچھ نہیں کیا, تو وہاں کیا اس وقت الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کی فائنینشیل پوزیشن ہے, کیا سیکیورٹی کی پوزیشن ہے, کیا افواج پاکستان اویلیبل ہے؟ یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن اور عدلیہ فیصلہ کرے گی, اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا. اور دوسرا میں ایک بات اور بتا دوں, ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے, اگر صوبے کا الیکشن ہم جیت گئے تو یہ کہیں گے کہ جی قومی الیکشن میں کیئر ٹیکر لے کے آئے. کیا نیشنل اسمبلی معطل کر دی جائے گی؟ کیا وزیر اعظم کو معطل کر کے نیچے الیکشن چلو اس طرح ہو جاتے ہیں, ہم جیت جاتے ہیں, تو عمران خان مانے گا؟ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے, صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی, تاکہ وہ انفلوئنس نہ کر سکیں ایک دوسرے کو. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میں جماعت کی بات نہیں کر رہا. سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف عدلیہ سے کیوں ہوتی ہے کہ فیصلے نہیں ملتے, کام لٹک جاتا ہے. اگر مجھے ایاز صادق کو اجازت ملے تو میں عدلیہ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہی تبدیل کر دوں. پہلے وہ بتائیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے, پھر یہ بتائیں کوئی کمیشن بنے, وہ کمیشن فیصلہ سب سے اہل جج ہے, جس کے وکیل ہے, جس کے رپورٹڈ کیسز ہیں, جس نے کتنے کیسز لڑے, کتنے جیتے, کتنے فیصلے کرائے. ایسے لوگ, میں مسلم لیگ نون کی میں بات نہیں کر رہا, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. سسٹم آف اپوائنٹمنٹ آف ججز بھی میں تو کہوں گا چینج ہونا چاہیے. دنیا میں دیکھ لیں جو پریکٹس سب سے اچھی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. دیکھیں اگر عدالت کا مینڈیٹ ہے کہنے کا تو عدالت کہہ دے, اگر ان کا مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر عدالت تو نہیں کہے گی نا, وہ تو پھر الیکشن کمیشن, یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا. فیصلہ عدالت جب کرے گی تو ہو جائے گا. وزیر صاحب نے جس لیے استعفیٰ دیا تھا اس کی اور وجوہات تھیں, وہ جیسے ہی وہ وجہ ختم ہو گئی تو وہ آ گئے. مجھ سے 15 دن کا وعدہ کیا تھا کہ آپ چارج لے لیں, میں نے کہا تھا جی میں لینا نہیں چاہتا چارج, یہ رہنے دیں. مگر اس میں اچھا کیا ہوا کہ مجھے 2 دفعہ اعلیٰ عدلیہ سے ملنے کا اتفاق ہوا, اور اس میں 7 شاید آنریبل ججز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اور اپوائنٹمنٹ آف ججز کے 2 کیس تھے. تو میں نے کوئی تقریباً 2-2.5 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے, اور بہت اچھے ماحول میں گزارے. بہت باوقار اور اچھے لوگ بھی مجھے ملے, اور وہاں تھے, کمپیٹنٹ بھی ہیں, سب کچھ ہے. مگر ہم تو یہی توقع رکھتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے, اور عمران خان صاحب کے ہمارے
मॉनिटरिंग जज लगा था, लगवा दे एक मॉनिटरिंग जज। ये भी डे टू डे हियरिंग करा दे। ये भी इम्पोर्टेंट केसेस है ना, उसकी बेटी का हो गया, तोशा खाना का हो गया, और ये फॉरेन फंडिंग तोशा खाना और बेटी, ये भी जल्दी लगवा दें, डे टू डे हियरिंग कर दें। ये मैं क्या, मुझे नहीं ये चाहता, मेरी भी यही ख्वाहिश है। तो आपसे भी कहूंगा कि आप भी ये अपने टीवी पे चलाएं कि वो डे टू डे हियरिंग करा दें। जी जी, हम गालियां ना बकते ना, हमारे वालिदैन ने ये तरबियत दी थी हमें वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात सिखाई थी, हम कोशिश करते हैं वो फॉलो करें। उन्होंने गालम गलोच नहीं सिखाई थी। जो गालम गलोच का कल्चर है वो इमरान खान साहब ने सिखाई होगी, हमारे वालिदैन ने हमें नहीं सिखाई। जी बस जल्दी जल्दी जी बस आखिरी सवाल। नहीं, ये 40 साल 45 साल पहले लोहे के पाइप पड़े थे। यहाँ जो अफसरान हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो गल जाते हैं, उसमें लीकेज हो जाती है और पानी लोगों के चूल्हों में आना शुरू हो जाता है, या जो सीवरेज का सिस्टम है वो उसको खा जाता है। तो ये रिप्लेस पूरे लाहौर में होना था, जहाँ जहाँ हो सकता है पैसे। तो ये स्कीम पहले की अप्रूव थी, जो हो जाएगी, इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, और ये मरकज की स्कीम है। चलें बस, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपके मिजाज पाकिस्तान